हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। तेहरान और तेल अवीव के बीच जंग का उबाल तेज है। अमेरिका खुलकर मैदान में कूद चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी अब केवल धमकी नहीं, बल्कि एक संभावित आर्थिक विस्फोट की उल्टी गिनती है। लेकिन इस बार भारत ने न तलवार निकाली, न बयानबाजी की, बस चुपचाप एक ऐसा ऑयल वार छेड़ दिया जो पूरी खाड़ी को चेतावनी बनकर गूंज रहा है। जून महीने में भारत ने रूस से 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा। यह आंकड़ा कोई सामान्य व्यापार नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट को दी गई सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। यह भारत का पिछले 2 वर्षों में रूस से सबसे भारी तेल आयात है। और चौंकाने वाली बात यह सऊदी, इराक, यूएई और कुवैत से मिले कुल तेल से भी ज्यादा है। भारत अब खाड़ी की धमकियों पर निर्भर नहीं, बल्कि उसे दिखा रहा है कि हम विकल्प खोज चुके हैं। यदि तुम तेल से युद्ध करोगे तो भारत शांति से तुम्हारा बाजार छीन लेगा। हॉर्मुज जरर मरूम भद्य। यह अब कोई साधारण समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का संभावित ट्रिगर बन चुका है। भारत का 40% कच्चा तेल और आधे से ज्यादा गैस यहीं से होकर आती है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो समझिए पूरे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी, गैस की आपूर्ति लड़खड़ा जाएगी और अर्थव्यवस्था की सांसें अटक जाएंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। भारत पहले ही इस खतरे को भांप चुका था। भारत ने जून महीने में अमेरिका से तेल का आयात मई के मुकाबले लगभग 2 गुना कर दिया और साथ ही रूस से सबसे बड़ा तेल सौदा किया, जो हॉर्मुज पर डिपेंड नहीं करता। रूसी तेल की सबसे बड़ी ताकत वो न गल्फ से आता है, न हॉर्मुज से। वो आता है आर्कटिक स्वेज नहर या कैप ऑफ गुड होप से। थोड़ा लंबा जरूर, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित। यानी अब अगर हॉर्मुज पर बंदूक चली, भारत की ऑयल सप्लाई रुकेगी नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाएगी कि असली रणनीति क्या होती है। अब भारत की नजर सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की धरती पर भी टिकी है। नाइजीरिया, ब्राजील और अंगोला, ये वो नाम हैं जहां अब भारत अपने ऑयल डिप्लोमेसी के झंडे गाड़ रहा है। पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, वो इलाके जहां आज तक अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व रहा है। अब भारत चुपचाप लेकिन दमदार तरीके से तेल की राजनीति में अपनी पकड़ बना रहा है। इतना ही नहीं, भारत के पास अपना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी है, जो किसी भी आपात ब्लॉकेज या युद्ध जैसी स्थिति में देश की ऊर्जा सुरक्षा का कवच बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन भारत की तरक्की अमेरिका देख नहीं सकता, इसके लिए अब उसने नया प्लान शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन की संसद में गूंजा है एक ऐसा बिल जिसे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुद कहा है इकोनॉमिक बंकर बस्टर, यानी ऐसा हथियार जो रूस की कमर तोड़ेगा। बिना मिसाइल के इस बिल में साफ लिखा है, जो भी देश रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदेगा उस पर 500% तक टैक्स मारा जाएगा। चीन और भारत जैसे बड़े ग्राहक भी इस लपेटे में आ सकते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती। अगर आपने यूक्रेन का खुला समर्थन नहीं किया तो अमेरिका आपकी जेब पर प्रहार करेगा। ग्राहम बोले, अब वक्त आ गया है कि राष्ट्रपति को एक ऐसा हथियार मिले जो सीधे पुतिन की नाक पर पड़े, बिना युद्ध लड़े। यानी अमेरिका अब पेट्रोल गैस के रास्ते रूस को नहीं, बल्कि रूस के दोस्तों को भी घुटनों पर लाने की चाल चल चुका है। बिल में राष्ट्रपति को छूट दी गई है कि कुछ देशों को इस नियम से बाहर कर सकें। लेकिन यह छूट कब मिलेगी, किसे मिलेगी, इसका फैसला अब राजनीति नहीं, रणनीति करेगी। व्हाइट हाउस खुद सतर्क है। उन्हें लगता है कि इतनी सख्ती से विदेश नीति की लचक खत्म हो जाएगी। लेकिन सीनेटर ग्राहम साफ बोले, अब नरमी नहीं, सीधा हमला चाहिए, वरना पुतिन कभी नहीं झुकेगा। भारत अब चौराहे पर खड़ा है, रूस से दोस्ती निभाए या अमेरिका की धमकी टाले। लेकिन उधर सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक मंच से व्लादिमीर पुतिन ने खोल दी दुनिया की आंखें। ऐलान हुआ कि मॉस्को और नई दिल्ली का दीर्घकालिक आर्थिक युद्ध पथ अब अंतिम चरण में है। कुछ ही दिनों में सामने आएगा एक ऐसा एक्शन प्लान जो तेल और गैस के खेल को पलट देगा। लक्ष्य एकदम साफ है, तेल गैस का निर्यात दोगुना, ट्रेड रुकावटों को खत्म करना, नई बाजारों की खिड़कियां खोलना और भारत रूस निवेश को गहराई तक ले जाना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुतिन ने दिया पश्चिम को खुला चुनौतीपूर्ण ताना। बोले, अब बहुध्रुवीय विश्व का सूर्योदय हो चुका है और कोई इसे रोक नहीं सकता। यानी पुतिन अब सिर्फ व्यापार नहीं, वैश्विक सत्ता की नई सुबह का आगाज कर चुके हैं और भारत इसमें उनका पहला और सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। इसी के साथ सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने क्रेमलिन की दीवारों तक को हिला दिया। रूस की सबसे ताकतवर इंडस्ट्रियल यूनियन के बोर्ड मेंबर आंद्रे कोमारोव ने ऐलान कर दिया, अब रूस भारत में विशेष कौशल केंद्र खोलेगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, इन भारतीय
युवाओं को सीधा रूस के कारखानों में तैनात किया जाएगा। साइबेरिया से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक कोमारोव ने साफ कहा, भारत हमारा प्राकृतिक साथी है, वो अनुभवों से भरा हुआ देश है, राजनीति में हमारा सबसे बड़ा मित्र है और अब वही हमारे उद्योगों की नई धड़कन बनेगा। यानी अब बात सिर्फ निर्यात या निवेश की नहीं है, रूस की फैक्ट्रियों में सीधे हिंदुस्तानी हाथों की कमान होगी। यह एक नई औद्योगिक क्रांति है जहां रूस के इंजनों में अब भारत का खून दौड़ेगा। पश्चिम को समझ जाना चाहिए, एशिया और यूरेशिया का यह गठजोड़ अब मजबूत इरादों की नई दुनिया रचने जा रहा है। रूस अब संकट की आग में झुलस रहा है, जनसंख्या ढलान पर है, यूक्रेन युद्ध ने लाखों कुशल कामगारों को देश से बाहर ढकेल दिया है और जो बचे हैं वो भी या तो बूढ़े हो चुके हैं या युद्ध से थक चुके हैं। निर्माण और खेती जैसे काम सेंट्रल एशियाई मजदूरों के सहारे जैसे तैसे टिके थे, लेकिन अब उन पर भी नफरत और भेदभाव के बादल छा चुके हैं। ऐसे में रूस को दिखाई दिया है, सिर्फ एक नाम, भारत। रूसी बिजनेस लॉबी अब खुलकर कह रही है, भारतीय हाथ सस्ते हैं, भरोसेमंद हैं, न अनुबंध तोड़ते हैं, न काम से भागते हैं और मशीनों की नब्ज को भी समझते हैं। इसी साल का सबसे बड़ा उदाहरण, समोएलोत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दिल्ली और केरल के इंजीनियरों को मॉस्को की बुलडोजर फैक्ट्री में उतारा। कालिनिनग्राद में 1000 किलोमीटर दूर चल रहे हैं उनके ऑपरेशन और वो ओजोन ई कॉमर्स। रूस का अमेजन अपने गोदाम से लेकर सॉफ्टवेयर तक भारतीयों के हवाले कर चुका है। यानी एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत और रूस की जोड़ी और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। इसी बीच रूस के बर्फीले बंदरगाह कालिनिनग्राद से उठी एक गूंज अब भारत के समुद्री मोर्चे की सबसे घातक आवाज बन चुकी है। नाम है INS तमाल। यह कोई आम जंगी जहाज नहीं, बल्कि रूस और भारत की 20 साल पुरानी दोस्ती का स्टील से बना प्रतीक है। 1 जुलाई यही वो दिन होगा जब भारतीय नौसेना में INS तमाल को आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही एक युग समाप्त होगा, विदेशी युद्धपोतों पर भारत की निर्भरता का युग। अब शुरुआत होगी आत्मनिर्भर आक्रामकता की, स्वदेशी ताकत के साथ समंदर का नियंत्रण। INS तमाल सिर्फ मिसाइल और रडार का जमावड़ा नहीं, यह एक संदेश है कि भारत अब अपने जंगी जहाज खुद बनाएगा और दुश्मन की आंखों में आंख डालकर लड़ेगा। INS तमाल सिर्फ एक जहाज नहीं, यह भारतीय सैन्य शक्ति का ब्रह्मास्त्र है और उसका सबसे बड़ा शस्त्र है ब्रह्मोस मिसाइल। ध्वनि से 3 गुना तेज और एक ही वार में दुश्मन के जहाज को राख में बदल देने वाला प्रहार। यह है भारत की सुपरसोनिक चेतावनी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इस जहाज पर लगे हैं VLS यानी वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम, जो दुश्मन की हवा में उड़ती ताकतों को आसमान से सीधा नीचे गिरा सकता है। मर्डर गन, हैवीवेट टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट्स, ये सब मिलकर बनाते हैं तमाल को एक ऐसा समंदर योद्धा जो सतह से लेकर समंदर की सबसे गहरी खाई तक दुश्मन को खोजकर खत्म करने की काबिलियत रखता है। और नाम, उधर जब मिडल ईस्ट जल रहा था, ईरान पर बम गिर रहे थे, अमेरिका ताल ठोक रहा था, तो सबने रूस की ओर देखा। क्या अब पुतिन ईरान के लिए मैदान में उतरेंगे? लेकिन पुतिन ने जो जवाब दिया वह परमाणु धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कहा, इसराइल में लगभग 2 मिलियन रूसी भाषी नागरिक रहते हैं। यह अब लगभग एक रूसी भाषी देश बन चुका है। यानी साफ शब्दों में, रूस की प्राथमिकताएं अब सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि जहां रूसी बोलने वाले नागरिक हैं वहां की हिफाजत रूस की नैतिक जिम्मेदारी है। पुतिन ने यह भी जता दिया कि रूस अब अपनी विदेश नीति बमों से नहीं बल्कि जनसांख्यिकी के तराजू से तोलता है। पुतिन का यह जनसांख्यिकीय संतुलन कोई अचानक की चाल नहीं, बल्कि वर्षों से चलती आ रही रूसी रणनीति की रीढ़ है, जो अब पहली बार दुनिया के सामने खोलकर रखी गई। पुतिन ने खुलासा किया, रूस की कुल आबादी में 15% मुसलमान हैं और वह इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का पर्यवेक्षक सदस्य भी है। यानी अब रूस यह साफ कहना चाहता है, हम अरबों के दुश्मन नहीं, लेकिन इसराइल के भी विरोधी नहीं। हम किसी का झंडा नहीं उठाएंगे, जो होगा वो अपने हितों के लिए होगा। यही कारण है कि सीरिया में भी रूस ईरान के साथ था, लेकिन वह भी स्वार्थ और रणनीति के तहत। आज जब रूस खुद यूक्रेन युद्ध के दलदल में धंसा है, तो वह क्यों अपना कंधा किसी और की बंदूक के नीचे रखेगा? इसराइल की साइबर टेक्नोलॉजी, उसकी पश्चिमी नेटवर्क में पकड़ और डिप्लोमेटिक चतुराई, ये सब कुछ रूस के लिए बेहद कीमती हो चुके हैं। यही कारण है कि पुतिन का संदेश अब बिल्कुल स्पष्ट है, हम युद्ध नहीं करेंगे किसी के लिए, हम खेलेंगे वही चाल जो हमें जिता सके। रूस जानता है कि मिडल ईस्ट की आग में कूदने वाला अक्सर राख हो जाता है,
लेकिन जो बाहर खड़ा रहकर तेल, हथियार और कूटनीति का सौदा करता है वही सच्चा खिलाड़ी बनता है। अगर रूस आज ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो जाए तो वह इजराइल के साथ अपनी अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी डील, सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स और ट्रेड कॉरिडोर खो देगा। लेकिन अगर वह चुप रहकर मौन रणनीति से समय काटता है तो वह दोनों तरफ का मित्र भी बना रहेगा, सौदागर भी। इसी को कहते हैं स्टेटक्राफ्ट, यानी राज्य का चतुर खेल, जहां तम नहीं बुद्धि चलती है। पुतिन अब एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां ईरान को उम्मीद है और इजराइल को डर, पर दोनों को जरूरत रूस की ही है। और यही है क्रेमलिन का सबसे बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।